सोनू एक कबाड़ी था। वह घरों के कबाड़ इकट्ठा करके बेचा करता था। उसे मजबूरन यह काम करना पड़ता था। सब इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, पता नहीं मुझे कब अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे। मुझे तो बस एक कबाड़ बीनने के लिए भेज देते हैं। एक दिन उसे रेडी पर आम बिकते हुए दिखते हैं, जिनको देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वह रेडी वाले के पास जाता है। भैया एक आम दे दो, बहुत भूख लगी है। 30 रुपए का एक आम है, ला 30 रुपए। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मेरे पास भी आम नहीं है, चल भाग यहाँ से। दुकानदार उसे धक्के मारकर वहां से भगा देता है। सोनू ललचाई आंखों से आमों को देखता हुआ वहां से चला जाता है। चलते चलते वह एक पार्क में पहुंचता है। वहां पर प्रकाश और अनिल नाम के 2 लड़के आम खा रहे होते हैं। हाँ भाई, यार देख मेरे पापा इतना अच्छा आम लेकर आए हैं। अरे वाह, आम तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। चल जल्दी से निकाल और खाते हैं। ये कोई आम नहीं है, बहुत खास आम है। महंगा भी बहुत होगा। बहुत महंगा है, मेरे पापा ने बाहर से मंगाया है। मुझे आमों का बहुत शौक है ना, इसलिए। आम खाना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अब और सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से आम निकाल, खाते हैं। अनिल और प्रकाश आम को खा रहे होते हैं, तभी वहां सोनू पहुंच जाता है और उन्हें आम खाते देख अपने होठों पर जीभ फिराता है। अरे इस कबाड़ी को देख, हमें आम खाते देखकर कैसे ललचा रहा है। क्या फटी हुई आंखों से देख रहा है? क्या कभी आम नहीं देखा? खाना है क्या आम? सोनू हाँ में गर्दन हिला देता है। वो उसकी तरफ आम बढ़ाते हैं। जैसे ही सोनू आगे बढ़ता है, वह आम को पीछे खींच लेते हैं और सोनू आम को पकड़ने के लालच में मुंह के बल गिर जाता है। आया बड़ा आम खाने वाला, औकात है तेरी? औकात तो गुठली के लायक भी नहीं है। कितना महंगा आम है, इसकी तो खुशबू लेना भी महंगा पड़ सकता है तेरे को। प्रकाश और अनिल उस पर हंसते हैं। सोनू वहां से मायूस होकर निकल जाता है और कंधे पर अपनी कबाड़ की थैली लटकाकर चल देता है। चलते चलते उसे एक साधु महाराज मिलते हैं, जो बेहोश होकर जमीन पर गिरे हुए होते हैं। वह उन्हें देखकर उनके पास दौड़ कर जाता है। महाराज क्या हुआ? अब बेहोश कैसे हो गए? मुझे इनको पानी पिलाना चाहिए। सोनू भागा भागा पास की नदी से पानी लेकर आता है और साधु महाराज के मुंह पर छिड़कता है। साधु महाराज को होश आ जाता है। सोनू को अपने पास देखकर साधु महाराज उससे कहते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं जमीन पर कैसे गिरा? मुझे कुछ याद नहीं है। साधु महाराज, गर्मी होने की वजह से आप बेहोश हो गए थे। मैंने पास की नदी से पानी लाकर आपके ऊपर छिड़का और पिलाया है, जिसकी वजह से आपको होश आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा कि तुमने मेरी फिक्र की। महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। पर तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? सोनू साधु को सारी बात बता देता है और अपने आम खाने की इच्छा को व्यक्त करता है। साधु सोनू की बात सुनकर उसको दिलासा देते हैं और कहते हैं, सोनू, तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हें ये कमंडल देता हूं। इसमें आम रस निकलेगा। उसको जितनी बार तुम उल्टोगे उतनी बार आम रस निकलेगा। अब तुम जितनी बार चाहो और जितना चाहो आम रस पी सकते हो। साधु सोनू को कमंडल देता है। कमंडल पाकर सोनू बहुत खुश होता है और जी भर के आमरस पीता है। अपने साथ साथ वह और गरीब लड़कों को भी आमरस पिलाता है, जो आमरस पीने में असमर्थ थे। एक बार जब सोनू कमंडल में से आमरस निकालकर पी रहा था और अपने दोस्तों को पिला रहा था, तब अनिल और प्रकाश उसे देखते हैं। प्रकाश, ये तो वही लड़का है ना जिसको हमने आम खाने नहीं दिया था और उसको धक्के देकर भगा दिया था? ये तो वही कबाड़ी है ना? हाँ, है तो वही, पर वो तो कबाड़ी था। उसके पास इतने महंगे आमों का आमरस कहां से आ रहा है? और इतना सारा आमरस कि वो और बाकी बच्चों में भी बांट रहा है।
इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। अनिल और प्रकाश चोरी छिपे देखते हैं तो कमंडल के आमरस का राज पता चल जाता है। अच्छा, तो उसके आमरस का ये राज है। इस कमंडल को तो हम चुरा लेंगे और फिर देखते हैं कि ये आमरस कैसे पीता है। अनिल और प्रकाश सोनू की आंख बचते ही वह कमंडल चुरा लेते हैं और पहाड़ी पर जाकर छुप जाते हैं। वहां पर उन दोनों में होड़ लगती है कि कौन उस कमंडल में से आमरस निकालेगा। ला प्रकाश, मुझे कमंडल दे, आमरस निकाल कर पीते हैं। मैं क्यों कमंडल दूं? मेरे हाथ में है कमंडल तो आमरस मैं ही निकाल देता हूं। नहीं नहीं, आमरस तो कमंडल से मैं ही निकालूंगा। अगर हिम्मत है तो मुझसे लेकर दिखा दे। आमरस का कमंडल मेरे पास है और मैंने मेहनत ज्यादा की थी कमंडल चुराने में, तो कमंडल का आमरस मेरा हुआ। मैं तुझे थोड़ा सा दे दूंगा। प्रकाश और अनिल उस कमंडल के लिए आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तभी कमंडल उनके हाथ से गिर जाता है और आमरस बाहर गिरना शुरू होता है। जितनी बार वह पहाड़ी से टकराता है उतनी बार आमरस कमंडल से निकलता है, जिसकी वजह से वहां बाढ़ आ जाती है। मैंने कहा था ना, कमंडल मुझे दे दे, मैं इसमें से अच्छी तरह से आमरस निकाल लूंगा। पर तू तो है कि मेरी सुनता ही नहीं। अब जितनी बार भी ये पहाड़ी से टकराता है उतनी बार इससे आमरस इतना ज्यादा से ज्यादा निकल रहा है। इसी तरह से ये निकलता रहा तो बाढ़ आ जाएगी आमरस की। मुझे क्या पता था इसका जादू इतना ज्यादा चलेगा कि बाढ़ आने की नौबत आ जाएगी। देखते ही देखते पूरी कॉलोनी आमरस के सैलाब में डूब जाती है। सभी लोग उस आमरस में तैरते हुए नजर आते हैं। सबके घरों में आमरस पहुंच जाता है। जैसे ही सोनू को आमरस की बाढ़ के बारे में अंदाजा होता है, वह उस कमंडल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वह बाढ़ में बहता हुआ कमंडल के पास पहुंच जाता है। इस कमंडल के आमरस से तो बाढ़ ही आ गई है। इस बाढ़ को कैसे न कैसे करके मुझे ठीक करना होगा, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। सोनू उस कमंडल को अपने हाथ में लेता है और कमंडल से कहता है, कमंडल कमंडल, इस आमरस को अपने अंदर फिर से समेट लो। अगर तुम इसी तरह आमरस को बाहर करते रहोगे तो पूरी दुनिया ही इस आमरस में समा जाएगी। तुमसे अनुरोध है कि इस आमरस को अपने अंदर समेट लो। कमंडल अपने अंदर सारा आमरस ले लेता है और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाता है। अब सोनू उस कमंडल को लेकर उस साधु महाराज के पास जाता है। साधु महाराज, इस कमंडल की अब कोई जरूरत नहीं है। इस कमंडल की वजह से तो पूरे आमरस की बाढ़ भी आ गई थी। मुझे तो बस थोड़ा सा आमरस चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इस कमंडल के आमरस से फिर से कोई परेशानी हो। तो तुम क्या चाहते हो ये बताओ। साधु महाराज, मैं आपको ये कमंडल वापस करना चाहता हूं। आप इस आमरस के कमंडल को वापस ले लो, जिससे आगे कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ये कमंडल तो मैं वापस ले लेता हूं, पर हां, जब भी तुम्हें आमरस पीने का मन हो तो तुम मेरे पास आ जाना। मैं इस कमंडल से तुम्हें भरपूर मात्रा में आमरस पिला दूंगा। जी महाराज, जब मेरा आमरस पीने का मन होगा तब मैं आपके पास ही आ जाऊंगा। परंतु इस कमंडल से आमरस नहीं लूंगा, क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है। एक ना एक दिन अधिकतर चीज होने की वजह से हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। लालच बहुत बुरी चीज होती है। लालच में आकर ही अनिल और प्रकाश ने ये कमंडल चुराया, जिससे मुसीबत खड़ी हो गई। साधु को प्रणाम करके सोनू वहां से चला जाता है और फिर अपने कबाड़ बेचने का काम शुरू कर देता है। अब उसको किसी भी चीज को खाने का मन होता है तो वह साधु महाराज के पास चला जाता था। वह अपनी शक्तियों से उसको वही चीज दे दिया करते थे, परंतु वो कभी भी लालच नहीं किया करता था, क्योंकि उसने लालच का परिणाम भुगत लिया था। वही अनिल और प्रकाश को भी सबक मिल जाता है। वह अब किसी गरीब को परेशान नहीं करते हैं और कभी लालच नहीं करते हैं। रत्नागिरी के छोटे से गांव में शंभू रहता था।
वैसे तो शंभू एक मामूली इंसान था जो एक ढाबे में काम करता था, पर उसके पास उसकी एक छोटी जमीन थी जहां उसने सालों पहले आम के पेड़ लगाए थे। देख रही हो मीनाक्षी, मेरे आम के पेड़ कितने बड़े हो गए। पर अब तक इन पेड़ों पर आम क्यों नहीं लगे? बहुत जल्दी लगेंगे और फिर हमारी जिंदगी बदल जाएगी। उम्मीद है ये सब बहुत जल्दी से हो। मीनाक्षी और शंभू मिलकर अपने आम के पेड़ों का अच्छे से ध्यान रखा करते थे। रोज सुबह सारे पेड़ों को पानी डालने के बाद ही शंभू अपनी नौकरी पर जाया करता था। आज फिर तुम लेट हो गए शंभू, माफ कर दीजिए मालिक, अगली बार से नहीं होगा। वो मेरे एक पेड़ में कीड़े लग गए थे तो उसमें मैं दवाई डाल रहा था। ठीक है, इतने सालों से तू इन पेड़ों का ख्याल रख रहा है, भगवान ही जाने उसमें फसल कब आएगी। आएगी मालिक, जरूर आएगी। उसी दिन शंभू को अपनी पगार मिली 10,000 रुपए। वो सारे पैसे लेकर बगल वाली दुकान पर गया। ये लो भाई, आपके 500 रुपए जो मैंने पिछले हफ्ते लिए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से वो किराने की दुकान पर गया। आ गए भाई, मैं सोच ही रहा था कि अब तक तुम क्यों नहीं आए। खैर, आपके घर का सारा राशन मैंने पहले ही बांध दिया है। बहुत अच्छा किया। कितना हिसाब हुआ है भाई? 2040 रुपए। ये लो। फिर शंभू दूध वाले के पास गया। ये लो भाई, तुम्हारे 1000 रुपए। अब बकाया खत्म, नया हिसाब शुरू। हाँ ठीक है। सबका हिसाब दे दाकर जब वो घर पहुंचा, आप ही का इंतजार कर रही थी। पगार मिल गई लगता है। यहाँ रख दीजिए सारा राशन। मिल गई और 3540 रुपए दे भी दिए। मतलब अब बस 6407 रुपए बचे हैं। हाँ, इसमें से खेत के लिए मुझे 3000 रुपए लगेंगे। बिजली, मोटर, पानी का बिल वगैरह वगैरह। 500 मेरे महीने के खर्च और बचे हुए 3000 रुपए तुम रख लो। जो सामान लगे वो लाना और बाकी पैसे बचा लेना। जी ठीक है। मैंने सोचा था इस महीने अगर 3000 से ज्यादा पैसे मिले तो नई साड़ी खरीद लूंगी। वो अगले महीने मेरे बहन की शादी है ना। तुम फिक्र मत करो, कुछ दिनों में मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी ले आऊंगा। ठीक है जी। सारा हिसाब हो चुका था। अगली सुबह जब शंभू अपने आम के पेड़ों के पास पहुंचा तो वो हैरान था। मीनाक्षी, क्या हुआ? देखो, पेड़ों पर फल आ रहे हैं। हे भगवान, ये हमारे पेड़ों की पहली फसल होगी। हाँ हाँ, उम्मीद है फसल बहुत अच्छी होगी ही। हमने इतने सालों से इन पेड़ों की देखभाल की है। वो तो है। शंभू और मीनाक्षी उत्साहित थे। उनकी वर्षों की मेहनत रंग लाई थी। 1 महीने में सारे पेड़ों पर आम आ गए। कितने सारे आम है ना? हाँ, हमें अभी इनकी और भी अच्छे से देखभाल करनी होगी, तभी हमें अच्छा दाम मिलेगा। हाँ बिल्कुल। अब से मीनाक्षी और शंभू ने ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने आम के बगीचे में बिताया। अगर एक भी आम को कीड़े लगते तो वो तुरंत उसे तोड़ देते। लगभग 3 महीने बाद आम पकने लगे। शंभू ने एक आम तोड़ा और उसे खाया। ये आम तो बहुत ही रसीले हैं मीनाक्षी, तुम भी खाओ। हाँ हाँ। मीनाक्षी ने भी आम चखे। सही कहते हैं लोग, सब्र का फल मीठा होता है। अब सारे आम तोड़ने होंगे। ठीक है। शंभू ने अपनी नौकरी से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली और दोनों पति पत्नी मिलकर आम इकट्ठे करने लगे। 3 दिनों में आमों का बड़ा सा ढेर लग गया। सोचा नहीं था इतने सारे आम लगेंगे हमारे पेड़ों पर। भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। तभी एक आमों का व्यापारी वहाँ से गुजर रहा था। उसका ध्यान ताजे आमों पर पड़ा। अरे शंभू भाई, सारे आम बेचने हैं क्या? जी स्वामी भाई। स्वामी ने एक आम चखा। वाह, 1 नंबर, बहुत ही मीठे हैं
और आकार भी बड़ा है। क्या दाम लोगे इन सब का? ये मेरी पहली फसल है, आप ही कुछ हिसाब से बता दीजिए। फसल बहुत अच्छी है, मैं इन सब आम का तुझे 3 लाख रुपए दे सकता हूँ। 3 लाख? सौदा मंजूर है तो बोल। जी मंजूर है, और हाँ, अगले साल भी मुझे ही बेचना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पैसे और आदमी लेकर आता हूँ। ठीक है। स्वामी पैसे लेने चला गया और मीनाक्षी और शंभू बातें करने लगे। भगवान की कृपा है हम पर। 3 लाख, बाप रे। कृपा तो है, और हमारे सालों की मेहनत भी तो है मीनाक्षी। हाँ, ये मेहनत का ही तो फल है। वो दोनों स्वामी के लौटने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद स्वामी एक टेम्पो, कुछ आदमी और पैसों के साथ लौट आया। ये लो शंभू, तुम्हारे पैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। शंभू ने पहली बार इतने सारे पैसे देखे थे। स्वामी के आदमी आमों को टेम्पो में भरने लगे। सब कुछ हो जाने के बाद शंभू और मीनाक्षी घर लौटे। इतने सारे पैसों का हम क्या करेंगे? 1 लाख बैंक में FD रखेंगे, 1 लाख के तेरे लिए गहने बनवाएंगे, और 1 लाख अगले साल के लिए बचाएंगे। 1 लाख के गहने? हाँ, जिंदगी भर मैंने तुझे दिया ही क्या है, सिवाय इस मंगलसूत्र के। चल अभी गहने खरीदते हैं। अभी? हाँ अभी। मीनाक्षी और शंभू गहनों की दुकान पर पहुँचे। राम राम किमजी भाई। राम राम। बोलो शंभू भाई, क्या दिखाऊं? भाभी जी के लिए कान की बाली या अंगूठी? आप कान की बाली भी दिखाइए, अंगूठी भी, और एक हार भी। ठीक है भाई। खिमजी भाई ने पहले बालियां दिखाई। मीनाक्षी ने एक बाली पसंद कर ली। फिर अंगूठियां दिखाई। मीनाक्षी ने एक अंगूठी भी पसंद कर ली। फिर खिमजी भाई ने हार दिखाए। मीनाक्षी ने एक हार भी पसंद कर लिया। इन सबको मिलाकर 70,000 हुए हैं शंभू भाई। बस एक काम कीजिए, आप कंगन भी दिखाइए। जी। खिमजी भाई ने कंगन भी दिखाए। मीनाक्षी को एक कंगन की जोड़ी भी पसंद आई। इन सबको मिलाकर 1,10,000 हुए हैं शंभू। ठीक है। शंभू ने अपने झोले से पैसे निकाले और खिमजी भाई को दे दिए। अरे वाह भाई, इतने सारे पैसे, वो भी नगद। कोई खजाना मिला है क्या? ऐसा ही समझो। खिमजी ने सारे गहने मीनाक्षी को दे दिए और वो लोग वहाँ से निकल गए। शंभू के जाते ही खिमजी भाई ने ये बात दूसरे दुकानदार को बताई। वो शंभू मेरी दुकान से 1,10,000 के गहने खरीद कर गया है। लगता है कोई खजाना मिला है उसे। अरे बाप रे। और ये बात आग की तरह फैल गई। सारे गांव वाले मिलकर मुखिया के पास गए। जरूर शंभू को खजाना मिला है। उसने 1,10,000 के गहने खरीदे। बाप रे, वो ढाबे पर काम करने वाला शंभू ना। अगर उसे खजाना मिला है तो उस पे सारे गांव का हक है। हमें उससे अपना हक मांगना ही चाहिए। हाँ चलो। मुखिया के साथ सारे लोग शंभू के घर पहुँचे। आप सब एक साथ? क्या बात है? सुना है तुम्हें खजाना मिला है। उस खजाने पर गांव वालों का भी अधिकार है। मुझे कोई खजाना नहीं मिला, तो इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? वो इस साल मेरे आम के पेड़ों की पहली फसल बिकी है। 3 लाख रुपए में। स्वामी भाई ने ही तो खरीदी है। झूठ है, वो कंजूस स्वामी तुम्हें एक फसल के 3 लाख देगा? कुछ भी। यकीन नहीं आता तो उनके पास चलो। सारे गांव वाले स्वामी व्यापारी के गोदाम में पहुँचे। स्वामी भाई, इन्हें बताओ कि तुमने मेरे आमों का मुझे 3 लाख रुपए दिया है। हाँ दिया है। इन्हें लगता है कि मुझे कोई गड़ा खजाना मिला है और ये अपना हिस्सा मांग रहे हैं। थू थू थू, कितने गए गुजरे हो तुम लोग। इस बेचारे ने सालों से अपने आमों के पेड़ों पर मेहनत की और अब जाकर इसके पेड़ों पर फसल उगी है। ये इसकी मेहनत की कमाई है और तुम लोग इससे हिस्सा मांग रहे हो। तुम सबको तो डूब कर मर जाना चाहिए।
स्वामी व्यापारी ने सारे गांव वालों को अच्छे से खरी खोटी सुनाई और सबका सिर शर्म से झुक गया। खिमजी भाई को खटक गया कि शंभू के पास 1,10,000 रुपए थे। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि लोगों को दूसरों का भला होता हुआ अच्छा नहीं लगता। बहुत ही मतलबी होती जा रही है ये दुनिया। केशव और गंगा की शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन अब भी उन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी और इसका कारण था केशव का शराब पीना। केशव रोज शराब के नशे में धुत लड़खड़ाते हुए घर आता था। अरे गंगा, चल खाना लगा। कितनी बार बोला है आपको कि शराब पीकर घर मत आया कीजिए। अरे ये मेरा घर है, तू कौन होती है मुझे घर में ऐसे रोकने वाली? मैं आपकी पत्नी हूँ और ये आपका बेटा सौरभ, और सौरभ को आपसे बहुत डर लगता है। कम से कम इसके लिए तो शराब पीना छोड़ दीजिए। ये मेरा बेटा है, मुझसे थोड़ी ना डरेगा। तू कुछ भी बोलती है अनाप शनाप। सौरभ, अरे सौरभ। सौरभ अपने पिता से डरकर अंदर के कमरे में भाग जाता है। तूने मेरे बेटे को डरपोक बना दिया है। और नशे की हालत में केशव गंगा को पीटता रहा। ये सब रोज का था। केशव रोज शराब पीकर आता और नशे में अपनी पत्नी को मारा करता था। केशव का बेटा सौरभ उससे बहुत डरता था और वो अक्सर किसी कोने में छुप जाया करता था। एक दिन की बात है, गंगा ने ठान लिया था कि आज वो केशव के इस रोज रोज के शराब की समस्या से मुक्ति पाकर ही रहेगी। इसलिए गंगा ने अपने पिता मधुकर राव को घर बुलाया था। पिताजी, अब ये रोज का हो गया है। ये खूब शराब पीकर आते हैं और मुझे मारते पीटते हैं। अब तो सौरभ अपने पिता से डरने लगा है। तू चिंता मत कर, मैं दामाद जी से बात करूंगा। बाप बेटी केशव के घर लौटने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद केशव आया, पर वो नशे में धुत था। अरे गंगा, अरे ससुर जी, आप कब आए? गंगा, अपने पिता की अच्छे से ख्याल रखो, उन्हें अच्छा अच्छा खिलाओ पिलाओ। मैं खाना पीना खाने नहीं, बल्कि आपसे बात करने आया हूँ दामाद जी। मुझसे बात करने? किस बारे में? आपकी इस रोज रोज की शराब की आदत के बारे में। दामाद जी, आप समझदार हैं, आप जानते ही होंगे कि इस शराब की आदत की वजह से आपका पारिवारिक जीवन खराब होता जा रहा है। आपका तो बेटा भी आपसे डरने लगा है। बस ससुर जी, ये मेरा अपना मामला है, आपको इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी और नवासे की भलाई के लिए बोल ही सकता हूँ। वो आपकी बेटी थी, अब मेरी पत्नी है। मैं उसे जैसे रखूं उसे रहना पड़ेगा, चाहे मैं उसे मारूं, पीटूं या कुछ भी करूं। नहीं दामाद जी, आप ये गलत बोल रहे हैं। वो मेरी बेटी अब भी है, मैं उसे आपके साथ मार खाने के लिए नहीं छोड़ सकता। तो ले जाओ अपनी बेटी को अपने साथ, मैं भी देखता हूँ कितने दिन पालोगे। चल बेटी, अब इस आदमी से बात करना ही बेकार है। पर सौरभ, मम्मी मैं आपके साथ ही रहूंगा। हाँ, तू भी चला जा अपनी माँ का पल्लू थाम के। चलो गंगा, अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। गंगा और सौरभ मधुकर के साथ चले गए। मधुकर राव गांव में रहते थे। उनका आम का बगीचा था। नाना, इतने सारे आम, ये सब तो मैं खाऊंगा। हाँ हाँ, खा लेना, ये सब मैंने तेरे लिए ही तो उगाया है मेरे लाडले। सौरभ नाना के घर पहुंचकर बहुत खुश था, पर गंगा परेशान थी। वो खर्चे का सोच रही थी। पिताजी, मैं यहाँ आ तो गई, पर मेरी वजह से आपका खर्च बढ़ जाएगा। इन आमों को बेचकर जैसे तैसे आपका गुजारा हो रहा था, अब हम दोनों का भी बोझ आप पर आ गया। अब सब कैसे होगा? इतना मत सोच गंगा, वो ऊपर वाला है ना, वो कोई ना कोई रास्ता निकालेगा ही। मैं खुश हूँ कि तुझे उस शराबी पति के साथ रहना नहीं पड़ रहा है। भगवान सब ठीक कर देगा।
ठीक है। गंगा ने घर का सारा काम संभाल लिया। अब मधुकर राव सारा समय अपने आम के बगीचे में रहते थे, अपने नवासे के साथ बातें करते। नाना जी, वो पेड़ आपने कब लगाया था? वो पेड़ शायद जब तेरी माँ तेरी उम्र की होगी तब। बाप रे, और वो सबसे बड़ा वाला? वो मैंने नहीं लगाया बेटा, वो तो मेरे पिताजी ने लगाया था, मेरे भी जन्म के पहले। मतलब वो आपसे भी बड़ा है? हाँ। तभी गंगा सबके लिए चाय और नाश्ता लेकर आई। अब बस हुआ आप दोनों का, थोड़ा नाश्ता कर लीजिए। अरे गंगा, काफी दिन हो गए तेरे हाथ की वो स्वादिष्ट चटनी खाए हुए। देख, आम भी कच्चे हैं, वो चटनी मिल जाती तो मजा आ जाता। ठीक है पिताजी, आज बनाती हूँ, शाम में ले आऊंगी। अरे वाह। मधुकर और सौरभ चाय के साथ नाश्ता करने लगे। गंगा रसोई लौटी और वो मसालों से चटनी बनाने लगी। कुछ ही देर में उसकी चटनी तैयार हो गई। अब ये तैयार है। गंगा चटनी लेकर बगीचे में लौटी तो वहाँ मधुकर के 2 दोस्त भी थे। पिताजी, चटनी बन गई है। अरे वाह, इन दोनों को भी खिलाओ। ठीक है पिताजी। गंगा ने 2 कच्चे आम काटे और उन्हें चटनी लगा दी और सबको परोसा। कच्चे आम का स्वाद लेते ही, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है, चटाकेदार। मैंने कहा था ना, मेरी गंगा बहुत अच्छी कच्चे आम की चटनी बनाती है। हाँ भाई, अगर ये कच्चे आम की चटनी बनाना शुरू कर दे तो हाथों हाथ सब खत्म हो जाएगी, लोग दीवाने हो जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। ये बात सुनकर गंगा सोचने लगी। वैसे भी मैं खर्चे का सोच ही रही थी। अगर कच्चे आम बेचकर मुझे पैसे मिले तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्या हुआ गंगा? पिताजी, मैं सोच रही हूँ कि जैसे काका ने कहा, कच्चे आम का व्यापार ही खोल लूं। कम से कम कुछ तो कमाई होगी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मैं भी तेरा साथ दूंगा। और अगले ही दिन से गंगा ने मार्केट में कच्चे आम का ठेला लगाया। उसके ठेले पर कच्चे आम देखकर, ये कच्चा आम कितने का है? 15 रुपए प्लेट। मुझे 1 प्लेट देना। गंगा ने उस औरत को 1 प्लेट कच्चे आम दिए और 15 रुपए ले लिए। वाह, इतना स्वादिष्ट कच्चा आम मैंने पहले कभी नहीं खाया। इसके बाद कई और ग्राहकों ने गंगा के कच्चे आम की तारीफ की। पहले ही दिन गंगा के कच्चे आम मशहूर होने लगे थे। शाम तक सारे आम खत्म हो चुके थे। गंगा ने ठेला बंद किया और अपनी पहली कमाई देखकर वो बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी घर लौटी। कैसा था आज का दिन? बहुत अच्छा पिताजी, लोगों को मेरे कच्चे आम बहुत पसंद आए। कितने सारे लोगों ने मेरी तारीफ की। और तो और ये देखिए, आज की कमाई। अरे वाह, मुझे यकीन था तू कर ही लेगी। आज के सारे आम खत्म हो गए पिताजी। मैंने और कच्चे आम तोड़ के रखे हैं, पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें कच्चे आम बाहर से खरीदने होंगे। भगवान करे तेरा नया व्यापार खूब फले। धन्यवाद पिताजी। मेरा सौरभ कहाँ है? वो खेल कूद करके थक गया था, मैंने उसे खाना खिलाया और फिर वो सो गया। पिताजी, आप हमारा साथ नहीं देते तो हमारा क्या होता? मेरी गुड़िया, मैं अपनी बेटी का कैसे साथ नहीं दूंगा? तू तो मेरी गुड़िया है, मेरी परी, और तू कभी भी मुझ पर बोझ नहीं बनेगी। गंगा ने अपने पिताजी को गले लगाया और शुरू हो गया आत्मनिर्भरता का अभियान। गंगा रोज कच्चे आम बेचती और उसके पिताजी उसकी मदद करते, सौरभ को संभालते। अब गंगा को अपने शराबी पति की कोई जरूरत नहीं थी। सही कहा था मधुकर राव ने, बेटियां बोझ नहीं होती। रत्नागिरी के छोटे से गांव में शंभू रहता था। वैसे तो शंभू एक मामूली इंसान था जो एक ढाबे में काम करता था, पर उसके पास उसकी एक छोटी जमीन थी जहां उसने सालों पहले आम के पेड़ लगाए थे। देख रही हो मीनाक्षी, मेरे आम के पेड़ कितने बड़े हो गए। पर अब तक इन पेड़ों पर आम क्यों नहीं लगे? बहुत जल्दी लगेंगे और फिर हमारी जिंदगी बदल जाएगी। उम्मीद है ये सब बहुत जल्दी से हो।
मीनाक्षी और शंभू मिलकर अपने आम के पेड़ों का अच्छे से ध्यान रखा करते थे। रोज सुबह सारे पेड़ों को पानी डालने के बाद ही शंभू अपनी नौकरी पर जाया करता था। आज फिर तुम लेट हो गए शंभू। माफ कर दीजिए मालिक, अगली बार से नहीं होगा। वो मेरे एक पेड़ में कीड़े लग गए थे तो उसमें मैं दवाई डाल रहा था। ठीक है, इतने सालों से तू इन पेड़ों का ख्याल रख रहा है, भगवान ही जाने उसमें फसल कब आएगी। आएगी मालिक, जरूर आएगी। उसी दिन शंभू को अपनी पगार मिली 10,000 रुपए। वो सारे पैसे लेकर बगल वाली दुकान पर गया। ये लो भाई, आपके 500 रुपए जो मैंने पिछले हफ्ते लिए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से वो किराने की दुकान पर गया। आ गए भाई। मैं सोच ही रहा था कि अब तक तुम क्यों नहीं आए। खैर, आपके घर का सारा राशन मैंने पहले ही बांध दिया है। बहुत अच्छा किया। कितना हिसाब हुआ है भाई? 2040 रुपए। ये लो। फिर शंभू दूध वाले के पास गया। ये लो भाई, तुम्हारे 1000 रुपए। अब बकाया खत्म, नया हिसाब शुरू। हाँ ठीक है। सबका हिसाब दे दाकर जब वो घर पहुंचा, आप ही का इंतजार कर रही थी। पगार मिल गई लगता है। यहाँ रख दीजिए सारा राशन। मिल गई और 3540 रुपए दे भी दिए। मतलब अब बस 6407 रुपए बचे हैं। हाँ, इसमें से खेत के लिए मुझे 3000 रुपए लगेंगे। बिजली, मोटर, पानी का बिल वगैरह वगैरह। 500 मेरे महीने के खर्च और बचे हुए 3000 रुपए तुम रख लो। जो सामान लगे वो लाना और बाकी पैसे बचा लेना। जी ठीक है। मैंने सोचा था इस महीने अगर 3000 से ज्यादा पैसे मिले तो नई साड़ी खरीद लूंगी। वो अगले महीने मेरे बहन की शादी है ना। तुम फिक्र मत करो, कुछ दिनों में मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी ले आऊंगा। ठीक है जी। सारा हिसाब हो चुका था। अगली सुबह जब शंभू अपने आम के पेड़ों के पास पहुंचा तो वो हैरान था। मीनाक्षी, क्या हुआ? देखो, पेड़ों पर फल आ रहे हैं। हे भगवान, ये हमारे पेड़ों की पहली फसल होगी। हाँ हाँ, उम्मीद है फसल बहुत अच्छी होगी ही। हमने इतने सालों से इन पेड़ों की देखभाल की है। वो तो है। शंभू और मीनाक्षी उत्साहित थे। उनकी वर्षों की मेहनत रंग लाई थी। 1 महीने में सारे पेड़ों पर आम आ गए। कितने सारे आम है ना? हाँ, हमें अभी इनकी और भी अच्छे से देखभाल करनी होगी, तभी हमें अच्छा दाम मिलेगा। हाँ बिल्कुल। अब से मीनाक्षी और शंभू ने ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने आम के बगीचे में बिताया। अगर एक भी आम को कीड़े लगते तो वो तुरंत उसे तोड़ देते। लगभग 3 महीने बाद आम पकने लगे। शंभू ने एक आम तोड़ा और उसे खाया। ये आम तो बहुत ही रसीले हैं मीनाक्षी, तुम भी खाओ। हाँ हाँ। मीनाक्षी ने भी आम चखे। सही कहते हैं लोग, सब्र का फल मीठा होता है। अब सारे आम तोड़ने होंगे। ठीक है। शंभू ने अपनी नौकरी से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली और दोनों पति पत्नी मिलकर आम इकट्ठे करने लगे। 3 दिनों में आमों का बड़ा सा ढेर लग गया। सोचा नहीं था इतने सारे आम लगेंगे हमारे पेड़ों पर। भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। तभी एक आमों का व्यापारी वहाँ से गुजर रहा था। उसका ध्यान ताजे आमों पर पड़ा। अरे शंभू भाई, सारे आम बेचने हैं क्या? जी स्वामी भाई। स्वामी ने एक आम चखा। वाह, 1 नंबर। बहुत ही मीठे हैं और आकार भी बड़ा है। क्या दाम लोगे इन सब का? ये मेरी पहली फसल है, आप ही कुछ हिसाब से बता दीजिए। फसल बहुत अच्छी है। मैं इन सब आम का तुझे 3 लाख रुपए दे सकता हूँ। 3 लाख? सौदा मंजूर है तो बोल। जी मंजूर है। और हाँ, अगले साल भी मुझे ही बेचना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पैसे और आदमी लेकर आता हूँ। ठीक है,
स्वामी पैसे लेने चला गया और मीनाक्षी और शंभू बातें करने लगे। भगवान की कृपा है हम पर। 3 लाख, बाप रे। कृपा तो है और हमारे सालों की मेहनत भी तो है मीनाक्षी। हाँ, ये मेहनत का ही तो फल है। वो दोनों स्वामी के लौटने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद स्वामी एक टेम्पो, कुछ आदमी और पैसों के साथ लौट आया। ये लो शंभू, तुम्हारे पैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। शंभू ने पहली बार इतने सारे पैसे देखे थे। स्वामी के आदमी आमों को टेम्पो में भरने लगे। सब कुछ हो जाने के बाद शंभू और मीनाक्षी घर लौटे। इतने सारे पैसों का हम क्या करेंगे? 1 लाख बैंक में FD रखेंगे, 1 लाख के तेरे लिए गहने बनवाएंगे और 1 लाख अगले साल के लिए बचाएंगे। 1 लाख के गहने? हाँ, जिंदगी भर मैंने तुझे दिया ही क्या है सिवाय इस मंगलसूत्र के। चल अभी गहने खरीदते हैं। अभी? हाँ अभी। मीनाक्षी और शंभू गहनों की दुकान पर पहुँचे। राम राम किमजी भाई। राम राम। बोलो शंभू भाई, क्या दिखाऊं? भाभी जी के लिए कान की बाली या अंगूठी? आप कान की बाली भी दिखाइए, अंगूठी भी और एक हार भी। ठीक है भाई। खिमजी भाई ने पहले बालियां दिखाई। मीनाक्षी ने एक बाली पसंद कर ली। फिर अंगूठियां दिखाई। मीनाक्षी ने एक अंगूठी भी पसंद कर ली। फिर खिमजी भाई ने हार दिखाए। मीनाक्षी ने एक हार भी पसंद कर लिया। इन सबको मिलाकर 70,000 हुए हैं शंभू भाई। बस एक काम कीजिए, आप कंगन भी दिखाइए। जी। खिमजी भाई ने कंगन भी दिखाए। मीनाक्षी को एक कंगन की जोड़ी भी पसंद आई। इन सबको मिलाकर 1,10,000 हुए हैं शंभू। ठीक है। शंभू ने अपने झोले से पैसे निकाले और खिमजी भाई को दे दिए। अरे वाह भाई, इतने सारे पैसे, वो भी नगद। कोई खजाना मिला है क्या? ऐसा ही समझो। खिमजी ने सारे गहने मीनाक्षी को दे दिए और वो लोग वहाँ से निकल गए। शंभू के जाते ही खिमजी भाई ने ये बात दूसरे दुकानदार को बताई। वो शंभू मेरी दुकान से 1,10,000 के गहने खरीद कर गया है। लगता है कोई खजाना मिला है उसे। अरे बाप रे। और ये बात आग की तरह फैल गई। सारे गांव वाले मिलकर मुखिया के पास गए। जरूर शंभू को खजाना मिला है। उसने 1,10,000 के गहने खरीदे। बाप रे, वो ढाबे पर काम करने वाला शंभू ना। अगर उसे खजाना मिला है तो उस पे सारे गांव का हक है। हमें उससे अपना हक मांगना ही चाहिए। हाँ चलो। मुखिया के साथ सारे लोग शंभू के घर पहुँचे। आप सब एक साथ? क्या बात है? सुना है तुम्हें खजाना मिला है। उस खजाने पर गांव वालों का भी अधिकार है। मुझे कोई खजाना नहीं मिला, तो इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? वो इस साल मेरे आम के पेड़ों की पहली फसल बिकी है। 3 लाख रुपए में। स्वामी भाई ने ही तो खरीदी है। झूठ है। वो कंजूस स्वामी तुम्हें एक फसल के 3 लाख देगा? कुछ भी। यकीन नहीं आता तो उनके पास चलो। सारे गांव वाले स्वामी व्यापारी के गोदाम में पहुँचे। स्वामी भाई, इन्हें बताओ कि तुमने मेरे आमों का मुझे 3 लाख रुपए दिया है। हाँ दिया है। इन्हें लगता है कि मुझे कोई बड़ा खजाना मिला है और ये अपना हिस्सा मांग रहे हैं। थू थू थू, कितने गए गुजरे हो तुम लोग। इस बेचारे ने सालों से अपने आमों के पेड़ों पर मेहनत की और अब जाकर इसके पेड़ों पर फसल उगी है। ये इसकी मेहनत की कमाई है और तुम लोग इससे हिस्सा मांग रहे हो। तुम सबको तो डूब कर मर जाना चाहिए। स्वामी व्यापारी ने सारे गांव वालों को अच्छे से खरी खोटी सुनाई और सबका सिर शर्म से झुक गया। खिमजी भाई को खटक गया कि शंभू के पास 1,10,000 रुपए थे। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि लोगों को दूसरों का भला होता हुआ अच्छा नहीं लगता। बहुत ही मतलबी होती जा रही है ये दुनिया। सोनू एक कबाड़ी था। वह घरों के कबाड़ इकट्ठा करके बेचा करता था।
उसे मजबूरन यह काम करना पड़ता था। सब इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, पता नहीं मुझे कब अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे। मुझे तो बस एक कबाड़ बीनने के लिए भेज देते हैं। एक दिन उसे रेडी पर आम बिकते हुए दिखते हैं, जिनको देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वह रेडी वाले के पास जाता है। भैया एक आम दे दो, बहुत भूख लगी है। 30 रुपए का एक आम है, ला 30 रुपए। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मेरे पास भी आम नहीं है, चल भाग यहाँ से। दुकानदार उसे धक्के मारकर वहां से भगा देता है। सोनू ललचाई आंखों से आमों को देखता हुआ वहां से चला जाता है। चलते चलते वह एक पार्क में पहुंचता है। वहां पर प्रकाश और अनिल नाम के 2 लड़के आम खा रहे होते हैं। हाँ भाई, यार देख मेरे पापा इतना अच्छा आम लेकर आए हैं। अरे वाह, आम तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। चल जल्दी से निकाल और खाते हैं। ये कोई आम नहीं है, बहुत खास आम है। महंगा भी बहुत होगा। बहुत महंगा है, मेरे पापा ने बाहर से मंगाया है। मुझे आमों का बहुत शौक है ना, इसलिए। आम खाना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अब और सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से आम निकाल, खाते हैं। अनिल और प्रकाश आम को खा रहे होते हैं, तभी वहां सोनू पहुंच जाता है और उन्हें आम खाते देख अपने होठों पर जीभ फिराता है। अरे इस कबाड़ी को देख, हमें आम खाते देखकर कैसे ललचा रहा है। क्या फटी हुई आंखों से देख रहा है? क्या कभी आम नहीं देखा? खाना है क्या आम? सोनू हाँ में गर्दन हिला देता है। वो उसकी तरफ आम बढ़ाते हैं। जैसे ही सोनू आगे बढ़ता है, वह आम को पीछे खींच लेते हैं और सोनू आम को पकड़ने के लालच में मुंह के बल गिर जाता है। आया बड़ा आम खाने वाला, औकात है तेरी? औकात तो गुठली के लायक भी नहीं है। कितना महंगा आम है, इसकी तो खुशबू लेना भी महंगा पड़ सकता है तेरे को। प्रकाश और अनिल उस पर हंसते हैं। सोनू वहां से मायूस होकर निकल जाता है और कंधे पर अपनी कबाड़ की थैली लटकाकर चल देता है। चलते चलते उसे एक साधु महाराज मिलते हैं, जो बेहोश होकर जमीन पर गिरे हुए होते हैं। वह उन्हें देखकर उनके पास दौड़ कर जाता है। महाराज क्या हुआ? अब बेहोश कैसे हो गए? मुझे इनको पानी पिलाना चाहिए। सोनू भागा भागा पास की नदी से पानी लेकर आता है और साधु महाराज के मुंह पर छिड़कता है। साधु महाराज को होश आ जाता है। सोनू को अपने पास देखकर साधु महाराज उससे कहते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं जमीन पर कैसे गिरा? मुझे कुछ याद नहीं है। साधु महाराज, गर्मी होने की वजह से आप बेहोश हो गए थे। मैंने पास की नदी से पानी लाकर आपके ऊपर छिड़का और पिलाया है, जिसकी वजह से आपको होश आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा कि तुमने मेरी फिक्र की। महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। पर तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? सोनू साधु को सारी बात बता देता है और अपने आम खाने की इच्छा को व्यक्त करता है। साधु सोनू की बात सुनकर उसको दिलासा देते हैं और कहते हैं, सोनू, तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हें ये कमंडल देता हूं। इसमें आमरस निकलेगा। उसको जितनी बार तुम उल्टोगे उतनी बार आमरस निकलेगा। अब तुम जितनी बार चाहो और जितना चाहो आमरस पी सकते हो। साधु सोनू को कमंडल देता है। कमंडल पाकर सोनू बहुत खुश होता है और जी भर के आमरस पीता है। अपने साथ साथ वह और गरीब लड़कों को भी आमरस पिलाता है, जो आमरस पीने में असमर्थ थे। एक बार जब सोनू कमंडल में से आमरस निकालकर पी रहा था और अपने दोस्तों को पिला रहा था, तब अनिल और प्रकाश उसे देखते हैं। प्रकाश, ये तो वही लड़का है ना जिसको हमने आम खाने नहीं दिया था और उसको धक्के देकर भगा दिया था? ये तो वही कबाड़ी है ना? हाँ, है तो वही, पर वो तो कबाड़ी था। उसके पास इतने महंगे आमों का आमरस कहां से आ रहा है? और इतना सारा आमरस कि वो और बाकी बच्चों में भी बांट रहा है। इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। अनिल और प्रकाश चोरी छिपे देखते हैं
तो कमंडल के आमरस का राज पता चल जाता है। अच्छा, तो उसके आमरस का ये राज है। इस कमंडल को तो हम चुरा लेंगे और फिर देखते हैं कि ये आमरस कैसे पीता है। अनिल और प्रकाश सोनू की आंख बचते ही वह कमंडल चुरा लेते हैं और पहाड़ी पर जाकर छुप जाते हैं। वहां पर उन दोनों में होड़ लगती है कि कौन उस कमंडल में से आमरस निकालेगा। ला प्रकाश, मुझे कमंडल दे, आमरस निकाल कर पीते हैं। मैं क्यों कमंडल दूं? मेरे हाथ में है कमंडल, तो आमरस मैं ही निकाल देता हूं। नहीं नहीं, आमरस तो कमंडल से मैं ही निकालूंगा। अगर हिम्मत है तो मुझसे लेकर दिखा दे। आमरस का कमंडल मेरे पास है और मैंने मेहनत ज्यादा की थी कमंडल चुराने में, तो कमंडल का आमरस मेरा हुआ। मैं तुझे थोड़ा सा दे दूंगा। प्रकाश और अनिल उस कमंडल के लिए आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तभी कमंडल उनके हाथ से गिर जाता है और आमरस बाहर गिरना शुरू होता है। जितनी बार वह पहाड़ी से टकराता है उतनी बार आमरस कमंडल से निकलता है, जिसकी वजह से वहां बाढ़ आ जाती है। मैंने कहा था ना, कमंडल मुझे दे दे, मैं इसमें से अच्छी तरह से आमरस निकाल लूंगा। पर तू तो है कि मेरी सुनता ही नहीं। अब जितनी बार भी ये पहाड़ी से टकराता है उतनी बार इससे आमरस इतना ज्यादा से ज्यादा निकल रहा है। इसी तरह से ये निकलता रहा तो बाढ़ आ जाएगी आमरस की। मुझे क्या पता था इसका जादू इतना ज्यादा चलेगा कि बाढ़ आने की नौबत आ जाएगी। देखते ही देखते पूरी कॉलोनी आमरस के सैलाब में डूब जाती है। सभी लोग उस आमरस में तैरते हुए नजर आते हैं। सबके घरों में आमरस पहुंच जाता है। जैसे ही सोनू को आमरस की बाढ़ के बारे में अंदाजा होता है, वह उस कमंडल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वह बाढ़ में बहता हुआ कमंडल के पास पहुंच जाता है। इस कमंडल के आमरस से तो बाढ़ ही आ गई है। इस बाढ़ को कैसे न कैसे करके मुझे ठीक करना होगा, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। सोनू उस कमंडल को अपने हाथ में लेता है और कमंडल से कहता है, कमंडल कमंडल, इस आमरस को अपने अंदर फिर से समेट लो। अगर तुम इसी तरह आमरस को बाहर करते रहोगे तो पूरी दुनिया ही इस आमरस में समा जाएगी। तुमसे अनुरोध है कि इस आमरस को अपने अंदर समेट लो। कमंडल अपने अंदर सारा आमरस ले लेता है और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाता है। अब सोनू उस कमंडल को लेकर उस साधु महाराज के पास जाता है। साधु महाराज, इस कमंडल की अब कोई जरूरत नहीं है। इस कमंडल की वजह से तो पूरे आमरस की बाढ़ भी आ गई थी। मुझे तो बस थोड़ा सा आमरस चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इस कमंडल के आमरस से फिर से कोई परेशानी हो। तो तुम क्या चाहते हो ये बताओ। साधु महाराज, मैं आपको ये कमंडल वापस करना चाहता हूं। आप इस आमरस के कमंडल को वापस ले लो, जिससे आगे कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ये कमंडल तो मैं वापस ले लेता हूं, पर हां, जब भी तुम्हें आमरस पीने का मन हो तो तुम मेरे पास आ जाना। मैं इस कमंडल से तुम्हें भरपूर मात्रा में आमरस पिला दूंगा। जी महाराज, जब मेरा आमरस पीने का मन होगा तब मैं आपके पास ही आ जाऊंगा। परंतु इस कमंडल से आमरस नहीं लूंगा, क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है। एक ना एक दिन अधिकतर चीज होने की वजह से हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। लालच बहुत बुरी चीज होती है। लालच में आकर ही अनिल और प्रकाश ने ये कमंडल चुराया, जिससे मुसीबत खड़ी हो गई। साधु को प्रणाम करके सोनू वहां से चला जाता है और फिर अपने कबाड़ बेचने का काम शुरू कर देता है। अब उसको किसी भी चीज को खाने का मन होता है तो वह साधु महाराज के पास चला जाता था। वह अपनी शक्तियों से उसको वही चीज दे दिया करते थे, परंतु वो कभी भी लालच नहीं किया करता था, क्योंकि उसने लालच का परिणाम भुगत लिया था। वही अनिल और प्रकाश को भी सबक मिल जाता है। वह अब किसी गरीब को परेशान नहीं करते हैं और कभी लालच नहीं करते हैं। मीरपुर गांव, जहां मोहन अपनी बेटी पिंकी के साथ रहता था। पिंकी के जन्म पर ही माँ का देहांत हो गया।
मोहन अपना काम और पिंकी की देखभाल दोनों करता था। मोहन को परेशान होता देख गांव के लोग कहते हैं, मोहन, तुम दूसरी शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। सब लोग ठीक कह रहे हैं, मुझे शादी कर लेनी चाहिए, जिससे मेरी बच्ची का भी काम हो जाए और मेरा काम भी। हाँ पापा, दूसरी शादी कर लो। मोहन की शादी बगल के गांव की सुषमा के साथ हो जाती है। सुषमा, ये मेरी बच्ची है पिंकी, इसका तुम अच्छे से ख्याल रखना। मैं इसकी नौकरानी नहीं हूँ जो इसकी सेवा करती रहूं। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए और पिंकी बड़ी हो गई। सुषमा गर्भ से होने के कारण काम नहीं कर पाती थी। वह पिंकी से घर का सारा काम करवाती थी, जिससे वह पिंकी को स्कूल जाने नहीं देती थी। सुषमा, ये तुम क्या करवा रही हो पिंकी से, और इसे पढ़ने के लिए स्कूल क्यों नहीं जाने दे रही हो? मेरी हालत नहीं दिख रही है, जैसे इस हालत में मैं काम करूंगी। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे करो। कुछ महीने बीत जाते हैं और हॉस्पिटल में सुषमा को एक लड़का होता है, जिसका नाम मंटू रखा जाता है। फिर सुषमा का बच्चा पैदा होने के बाद भी वह घर का काम नहीं करती थी, ये देख। सुषमा, अब तो पिंकी को स्कूल जाने दो। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? मैं उसकी देखभाल कर रही हूँ ना। वो लड़की है, उसे घर के काम सिखा रही हूँ। और मंटू है ना लड़का, उसको पढ़ा लिखा कर डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे। तुम अपने काम पर ध्यान दिया करो। पिंकी घर के काम के लिए कुएं पर पानी भरने जाती थी। उसी रास्ते में रमेश की समोसे की दुकान थी। पिंकी उसे भी कुएं से पानी भरकर उसकी दुकान पर देती थी, तो रमेश पिंकी को पानी के बदले में समोसा खाने को देता था। रमेश, तुम्हारा बहुत धन्यवाद जो मुझे समोसे खाने के लिए दिए। नहीं सुषमा, तुम धन्यवाद मत बोलो, तुम भी तो मेरा काम कर देती हो ना। एक दिन मंटू स्कूल से आ रहा था, तभी वह पिंकी को समोसा खाता देख लेता है और घर आकर सुषमा को बता देता है। पिंकी पानी लेकर आती है तो सुषमा कहती है, किसके साथ तू अपना मुंह काला कर रही थी? कौन तेरा यार हो गया है जिससे तू बातें करने लगी है? ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रही है। वो कभी कभी रमेश को दुकान पर पानी लाकर दे देती हूँ, इसीलिए वो बात कर रहा था। कुछ समय बाद की बात है। एक दिन पिंकी कुएं के पास आ रही थी, तभी उसका 2 पहियों से रोड में छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। ये देख रमेश उसे हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल में इलाज करवाकर घर पहुंचाने आता है। उस दिन पिंकी को घर आने में रात हो जाती है। किसके साथ मुंह काला कर घर आ रही है? चुप करो सुषमा, समझ देख कर बोला करो। क्या हुआ है ये पूछ नहीं रही हो और बस उल्टा बोले जा रही हो। ठीक है, जाओ और देखो अपनी लाडली को क्या क्या कारनामे कर रही है। अगले दिन इसी हालात में उसकी माँ ने पिंकी से सारे काम करवाए। पिंकी को ऐसे में काम करते देख रमेश और पिंकी में धीरे धीरे प्यार हो जाता है। एक दिन रमेश ने अपने दिल की बात पिंकी को बता दी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पिंकी यह सुनकर खुश हो गई और उसने हाँ कर दी। कुछ महीनों बाद एक दिन रमेश का रोड पर ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। उस समय पिंकी कुएं से वापस आ रही थी, तभी रमेश का एक्सीडेंट देख अपना घड़ा छोड़ दौड़ी दौड़ी आती है और रमेश को पकड़कर रोने लगती है। रमेश, उठ जाओ रमेश, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है? तुम ही तो हो जो मुझे समझते थे। गांव वाले रमेश की लाश को लेकर चले गए। फिर पिंकी मंदिर में जाकर बहुत रो रही थी। वहाँ पंडित जी आए। बोलो बेटी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? बेटी, इन्हें मंदिर के पीछे लगा दो, फिर तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। जैसा वो साधु बाबा बोलते हैं वैसे ही वहाँ जाकर पिंकी घर आती है। सुषमा पिंकी को खाली हाथ आते देख बोलती है, गलती से घड़ा मेरे हाथ से गिरकर टूट गया, इसीलिए मैं पानी नहीं ला पाई। पिंकी अगले दिन मंदिर जाती है और वहाँ जाती है जहाँ उसने आम लगाए होते हैं और देखती है कि वहाँ 3 बड़े बड़े आम के घर होते हैं। तभी वहाँ भगवान प्रकट होते हैं और वो कहते हैं, बेटी पिंकी,
तुम बहुत नेक इंसान हो, इसलिए पहले घर से मांगोगी तो तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे, और दूसरे घर में तुम्हें जो खाना हो वो मांगना, सब मिलेगा। और इस तीसरे घर में तुम्हें सोना, चांदी और पैसे मिलेंगे। यह बताकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पिंकी पहले घर में जाती है और अच्छे कपड़े पहन लेती है, और फिर वह दूसरे घर में जाती है और अच्छे अच्छे खाने पेट भर के खाती है, और सोचती है कि मुझे तीसरे घर में नहीं जाना चाहिए क्योंकि मुझे पैसे और सोने का कोई काम नहीं है। फिर वह अपने घर जाती है। क्यों पिंकी, कहाँ थी अब तक? और ये नए कपड़े कहाँ से मिले तुझे? तेरे यार ने दिए क्या? क्या माँ, तुम हर समय बस उल्टा ही बोलोगी और सोचोगी। कभी कुछ तो अच्छा सोच लो मेरे बारे में। मुझे एक साधु बाबा ने 3 जादुई आम दिए थे, उसी से मिला मुझे ये सब। चल झूठी, बहुत झूठ बोलती है। किसी तेरे यार ने दिए होंगे तुझे, तो तू बहाने बना रही है। ठीक है माँ, तुम जैसा सोचो। कुछ महीने बीत गए। पिंकी ऐसे ही अच्छा खाना और कपड़े पहना करती थी, और तीनों घर की मदद से गांव की और गरीबों की मदद करती थी, एवं गांव की बेटियों की शादी में गहने और पैसे देकर खूब नाम कमाने लगी। माँ, तुम जानती हो ये पिंकी गांव में पैसे और गहने देती है बेटियों की शादी में। सुषमा को यह सब सुनकर उसे विश्वास नहीं हुआ। फिर पिंकी का पीछा कर तीनों आम के घर पहुंच गई, और जादुई आम का घर पैसे देने वाला ये सब देखकर उसे लालच हो गया, और वह सोने वाले घर में गई। जादुई आम के घर, मुझे ढेर सारा पैसा और गहने दो। यह सुनते ही सुषमा के गले में ढेर सारे सांप बिच्छू लटकने लगे, और उसके आसपास कंकड़ पत्थर और सांप घूमने लगे। यह देख सुषमा बहुत घबरा गई। तभी वहाँ पर भगवान प्रकट हुए और कहा, हे पापी औरत, तुम एक मासूम बच्ची पर इतना अत्याचार करती हो और यहाँ पैसे और धन मांगती हो। जाओ, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें ये सांप और बिच्छू काट कर मार देंगे। यह सुन सुषमा तुरंत वहाँ से बाहर निकल आई और पिंकी से माफी मांगने लगी। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किया है, मुझे क्षमा कर दो बेटी। ठीक है माँ, तुम मुझसे माफी ना मांगो, बस मुझे माँ का प्यार दो। माँ, मुझे यही चाहिए। यह सुनकर सुषमा खुश हो गई और पिंकी को अपनी बेटी की तरह मानने लगी, और लालच करना उसने छोड़ दिया। मीरपुर गांव, जहां मोहन अपनी बेटी पिंकी के साथ रहता था। पिंकी के जन्म पर ही माँ का देहांत हो गया। मोहन अपना काम और पिंकी की देखभाल दोनों करता था। मोहन को परेशान होता देख गांव के लोग कहते हैं, मोहन, तुम दूसरी शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब लोग ठीक कह रहे हैं, मुझे शादी कर लेनी चाहिए, जिससे मेरी बच्ची का भी काम हो जाए और मेरा काम भी। हाँ पापा, दूसरी शादी कर लो। मोहन की शादी बगल के गांव की सुषमा के साथ हो जाती है। सुषमा, ये मेरी बच्ची है पिंकी, इसका तुम अच्छे से ख्याल रखना। मैं इसकी नौकरानी नहीं हूँ जो इसकी सेवा करती रहूं। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए और पिंकी बड़ी हो गई। सुषमा गर्भ से होने के कारण काम नहीं कर पाती थी। वह पिंकी से घर का सारा काम करवाती थी, जिससे वह पिंकी को स्कूल जाने नहीं देती थी। सुषमा, ये तुम क्या करवा रही हो पिंकी से, और इसे पढ़ने के लिए स्कूल क्यों नहीं जाने दे रही हो? मेरी हालत नहीं दिख रही है, जैसे इस हालत में मैं काम करूंगी। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे करो। कुछ महीने बीत जाते हैं और हॉस्पिटल में सुषमा को एक लड़का होता है, जिसका नाम मंटू रखा जाता है। फिर सुषमा का बच्चा पैदा होने के बाद भी वह घर का काम नहीं करती थी, ये देख। सुषमा, अब तो पिंकी को स्कूल जाने दो। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? मैं उसकी देखभाल कर रही हूँ ना। वो लड़की है, उसे घर के काम सिखा रही हूँ। और मंटू है ना लड़का, उसको पढ़ा लिखा कर डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे। तुम अपने काम पर ध्यान दिया करो। पिंकी घर के काम के लिए कुएं पर पानी भरने जाती थी। उसी रास्ते में रमेश की समोसे की दुकान थी।
पिंकी उसे भी कुएं से पानी भरकर उसकी दुकान पर देती थी, तो रमेश पिंकी को पानी के बदले में समोसा खाने को देता था। रमेश, तुम्हारा बहुत धन्यवाद जो मुझे समोसे खाने के लिए दिए। नहीं सुषमा, तुम धन्यवाद मत बोलो, तुम भी तो मेरा काम कर देती हो ना। एक दिन मंटू स्कूल से आ रहा था, तभी वह पिंकी को समोसा खाता देख लेता है और घर आकर सुषमा को बता देता है। पिंकी पानी लेकर आती है तो सुषमा कहती है, किसके साथ तो अपना मुंह काला कर रही थी? कौन तेरा यार हो गया है जिससे तू बातें करने लगी है? ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रही है। वो कभी कभी रमेश को दुकान पर पानी लाकर दे देती हूँ, इसीलिए वो बात कर रहा था। कुछ समय बाद की बात है। एक दिन पिंकी कुएं के पास आ रही थी, तभी उसका 2 पहियों से रोड में छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। ये देख रमेश उसे हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल में इलाज करवाकर घर पहुंचाने आता है। उस दिन पिंकी को घर आने में रात हो जाती है। किसके साथ मुंह काला कर घर आ रही है? चुप करो सुषमा, समझ देख कर बोला करो। क्या हुआ है ये पूछ नहीं रही हो और बस उल्टा बोले जा रही हो। ठीक है, जाओ और देखो अपनी लाडली को क्या क्या कारनामे कर रही है। अगले दिन इसी हालात में उसकी माँ ने पिंकी से सारे काम करवाए। पिंकी को ऐसे में काम करते देख रमेश और पिंकी में धीरे धीरे प्यार हो जाता है। एक दिन रमेश ने अपने दिल की बात पिंकी को बता दी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पिंकी यह सुनकर खुश हो गई और उसने हाँ कर दी। कुछ महीनों बाद एक दिन रमेश का रोड पर ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। उस समय पिंकी कुएं से वापस आ रही थी, तभी रमेश का एक्सीडेंट देख अपना घड़ा छोड़ दौड़ी दौड़ी आती है और रमेश को पकड़कर रोने लगती है। रमेश, उठ जाओ रमेश, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है? तुम ही तो हो जो मुझे समझते थे। गांव वाले रमेश की लाश को लेकर चले गए। फिर पिंकी मंदिर में जाकर बहुत रो रही थी। वहाँ पंडित जी आए। बोलो बेटी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? बेटी, इन्हें मंदिर के पीछे लगा दो, फिर तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। जैसा वो साधु बाबा बोलते हैं वैसे ही वहाँ जाकर पिंकी घर आती है। सुषमा पिंकी को खाली हाथ आते देख बोलती है, गलती से घड़ा मेरे हाथ से गिरकर टूट गया, इसीलिए मैं पानी नहीं ला पाई। पिंकी अगले दिन मंदिर जाती है और वहाँ जाती है जहाँ उसने आम लगाए होते हैं और देखती है कि वहाँ 3 बड़े बड़े आम के घर होते हैं। तभी वहाँ भगवान प्रकट होते हैं और वो कहते हैं, बेटी पिंकी, तुम बहुत नेक इंसान हो, इसलिए पहले घर से मांगोगी तो तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे और दूसरे घर में तुम्हें जो खाना हो वो मांगना, सब मिलेगा। और इस तीसरे घर में तुम्हें सोना, चांदी और पैसे मिलेंगे। यह बताकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पिंकी पहले घर में जाती है और अच्छे कपड़े पहन लेती है और फिर वह दूसरे घर में जाती है और अच्छे अच्छे खाने पेट भर के खाती है और सोचती है कि मुझे तीसरे घर में नहीं जाना चाहिए क्योंकि मुझे पैसे और सोने का कोई काम नहीं है। फिर वह अपने घर जाती है। क्यों पिंकी, कहाँ थी अब तक? और ये नए कपड़े कहाँ से मिले तुझे? तेरे यार ने दिए क्या? क्या माँ, तुम हर समय बस उल्टा ही बोलोगी और सोचोगी। कभी कुछ तो अच्छा सोच लो मेरे बारे में। मुझे एक साधु बाबा ने 3 जादुई आम दिए थे, उसी से मिला मुझे ये सब। चल झूठी, बहुत झूठ बोलती है। किसी तेरे यार ने दिए होंगे तुझे तो तू बहाने बना रही है। ठीक है माँ, तुम जैसा सोचो। कुछ महीने बीत गए। पिंकी ऐसे ही अच्छा खाना और कपड़े पहना करती थी और तीनों घर की मदद से गांव की और गरीबों की मदद करती थी एवं गांव की बेटियों की शादी में गहने और पैसे देकर खूब नाम कमाने लगी। माँ, तुम जानती हो ये पिंकी गांव में पैसे और गहने देती है बेटियों की शादी में। सुषमा को यह सब सुनकर उसे विश्वास नहीं हुआ। फिर पिंकी का पीछा कर तीनों आम के घर पहुंच गई
और जादुई आम का घर पैसे देने वाला ये सब देखकर उसे लालच हो गया और वह सोने वाले घर में गई। जादुई आम के घर, मुझे ढेर सारा पैसा और गहने दो। यह सुनते ही सुषमा के गले में ढेर सारे सांप बिच्छू लटकने लगे और उसके आसपास कंकड़ पत्थर और सांप घूमने लगे। यह देख सुषमा बहुत घबरा गई। तभी वहाँ पर भगवान प्रकट हुए और कहा, हे पापी औरत, तुम एक मासूम बच्ची पर इतना अत्याचार करती हो और यहाँ पैसे और धन मांगती हो। जाओ, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें ये सांप और बिच्छू काट कर मार देंगे। यह सुन सुषमा तुरंत वहाँ से बाहर निकल आई और पिंकी से माफी मांगने लगी। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किया है, मुझे क्षमा कर दो बेटी। ठीक है माँ, तुम मुझसे माफी ना मांगो, बस मुझे माँ का प्यार दो, माँ मुझे यही चाहिए। यह सुनकर सुषमा खुश हो गई और पिंकी को अपनी बेटी की तरह मानने लगी और लालच करना उसने छोड़ दिया। सोनू एक कबाड़ी था। वह घरों के कबाड़ इकट्ठा करके बेचा करता था। उसे मजबूरन यह काम करना पड़ता था। सब इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, पता नहीं मुझे कब अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे। मुझे तो बस एक कबाड़ बीनने के लिए भेज देते हैं। एक दिन उसे रेडी पर आम बिकते हुए दिखते हैं, जिनको देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वह रेडी वाले के पास जाता है। भैया, एक आम दे दो, बहुत भूख लगी है। 30 रुपए का एक आम है, ला 30 रुपए। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मेरे पास भी आम नहीं है, चल भाग यहाँ से। दुकानदार उसे धक्के मारकर वहाँ से भगा देता है। सोनू ललचाई आंखों से आमों को देखता हुआ वहाँ से चला जाता है। चलते चलते वह एक पार्क में पहुँचता है। वहाँ पर प्रकाश और अनिल नाम के 2 लड़के आम खा रहे होते हैं। हाँ भाई, यार देख, मेरे पापा इतना अच्छा आम लेकर आए हैं। अरे वाह, आम तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। चल जल्दी से निकाल और खाते हैं। ये कोई आम नहीं है, बहुत खास आम है। महंगा भी बहुत होगा। बहुत महंगा है, मेरे पापा ने बाहर से मंगाया है। मुझे आमों का बहुत शौक है ना, इसलिए। आम खाना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अब और सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से आम निकाल, खाते हैं। अनिल और प्रकाश आम को खा रहे होते हैं, तभी वहाँ सोनू पहुँच जाता है और उन्हें आम खाते देख अपने होठों पर जीभ फिराता है। अरे, इस कबाड़ी को देख, हमें आम खाते देखकर कैसे ललचा रहा है। क्या फटी हुई आंखों से देख रहा है? क्या कभी आम नहीं देखा? खाना है क्या आम? सोनू हाँ में गर्दन हिला देता है। वो उसकी तरफ आम बढ़ाते हैं। जैसे ही सोनू आगे बढ़ता है, वह आम को पीछे खींच लेते हैं और सोनू आम को पकड़ने के लालच में मुंह के बल गिर जाता है। आया बड़ा आम खाने वाला, औकात है तेरी? औकात तो गुठली के लायक भी नहीं है। कितना महंगा आम है, इसकी तो खुशबू लेना भी महंगा पड़ सकता है तेरे को। प्रकाश और अनिल उस पर हंसते हैं। सोनू वहाँ से मायूस होकर निकल जाता है और कंधे पर अपनी कबाड़ की थैली लटकाकर चल देता है। चलते चलते उसे एक साधु महाराज मिलते हैं, जो बेहोश होकर जमीन पर गिरे हुए होते हैं। वह उन्हें देखकर उनके पास दौड़कर जाता है। महाराज, क्या हुआ? अब बेहोश कैसे हो गए? मुझे इनको पानी पिलाना चाहिए। सोनू भागा भागा पास की नदी से पानी लेकर आता है और साधु महाराज के मुंह पर छिड़कता है। साधु महाराज को होश आ जाता है। सोनू को अपने पास देखकर साधु महाराज उससे कहते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं जमीन पर कैसे गिरा? मुझे कुछ याद नहीं है। साधु महाराज, गर्मी होने की वजह से आप बेहोश हो गए थे। मैंने पास की नदी से पानी लाकर आपके ऊपर छिड़का और पिलाया है, जिसकी वजह से आपको होश आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा कि तुमने मेरी फिक्र की। महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। पर तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? सोनू साधु को सारी बात बता देता है और अपने आम खाने की इच्छा को व्यक्त करता है।
साधु सोनू की बात सुनकर उसको दिलासा देते हैं और कहते हैं, सोनू, तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हें ये कमंडल देता हूं। इसमें आमरस निकलेगा। उसको जितनी बार तुम उल्टोगे उतनी बार आमरस निकलेगा। अब तुम जितनी बार चाहो और जितना चाहो आमरस पी सकते हो। साधु सोनू को कमंडल देता है। कमंडल पाकर सोनू बहुत खुश होता है और जी भर के आमरस पीता है। अपने साथ साथ वह और गरीब लड़कों को भी आमरस पिलाता है जो आमरस पीने में असमर्थ थे। एक बार जब सोनू कमंडल में से आमरस निकालकर पी रहा था और अपने दोस्तों को पिला रहा था, तब अनिल और प्रकाश उसे देखते हैं। प्रकाश, ये तो वही लड़का है ना जिसको हमने आम खाने नहीं दिया था और उसको धक्के देकर भगा दिया था? ये तो वही कबाड़ी है ना? हाँ, है तो वही, पर वो तो कबाड़ी था। उसके पास इतने महंगे आमों का आमरस कहां से आ रहा है? और इतना सारा आमरस कि वो और बाकी बच्चों में भी बांट रहा है। इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। अनिल और प्रकाश चोरी छिपे देखते हैं तो कमंडल के आमरस का राज पता चल जाता है। अच्छा, तो उसके आमरस का ये राज है। इस कमंडल को तो हम चुरा लेंगे और फिर देखते हैं कि ये आमरस कैसे पीता है। अनिल और प्रकाश सोनू की आंख बचते ही वह कमंडल चुरा लेते हैं और पहाड़ी पर जाकर छुप जाते हैं। वहां पर उन दोनों में होड़ लगती है कि कौन उस कमंडल में से आमरस निकालेगा। ला प्रकाश, मुझे कमंडल दे, आमरस निकाल कर पीते हैं। मैं क्यों कमंडल दूं? मेरे हाथ में है कमंडल तो आमरस मैं ही निकाल देता हूं। नहीं नहीं, आमरस तो कमंडल से मैं ही निकालूंगा। अगर हिम्मत है तो मुझसे लेकर दिखा दे। आमरस का कमंडल मेरे पास है और मैंने मेहनत ज्यादा की थी कमंडल चुराने में, तो कमंडल का आमरस मेरा हुआ। मैं तुझे थोड़ा सा दे दूंगा। प्रकाश और अनिल उस कमंडल के लिए आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तभी कमंडल उनके हाथ से गिर जाता है और आमरस बाहर गिरना शुरू होता है। जितनी बार वह पहाड़ी से टकराता है उतनी बार आमरस कमंडल से निकलता है, जिसकी वजह से वहां बाढ़ आ जाती है। मैंने कहा था ना, कमंडल मुझे दे दे, मैं इसमें से अच्छी तरह से आमरस निकाल लूंगा। पर तू तो है कि मेरी सुनता ही नहीं। अब जितनी बार भी ये पहाड़ी से टकराता है उतनी बार इससे आमरस इतना ज्यादा से ज्यादा निकल रहा है। इसी तरह से ये निकलता रहा तो बाढ़ आ जाएगी आमरस की। मुझे क्या पता था इसका जादू इतना ज्यादा चलेगा कि बाढ़ आने की नौबत आ जाएगी। देखते ही देखते पूरी कॉलोनी आमरस के सैलाब में डूब जाती है। सभी लोग उस आमरस में तैरते हुए नजर आते हैं। सबके घरों में आमरस पहुंच जाता है। जैसे ही सोनू को आमरस की बाढ़ के बारे में अंदाजा होता है, वह उस कमंडल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वह बाढ़ में बहता हुआ कमंडल के पास पहुंच जाता है। इस कमंडल के आमरस से तो बाढ़ ही आ गई है। इस बाढ़ को कैसे न कैसे करके मुझे ठीक करना होगा, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। सोनू उस कमंडल को अपने हाथ में लेता है और कमंडल से कहता है, कमंडल कमंडल, इस आमरस को अपने अंदर फिर से समेट लो। अगर तुम इसी तरह आमरस को बाहर करते रहोगे तो पूरी दुनिया ही इस आमरस में समा जाएगी। तुमसे अनुरोध है कि इस आमरस को अपने अंदर समेट लो। कमंडल अपने अंदर सारा आमरस ले लेता है और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाता है। अब सोनू उस कमंडल को लेकर उस साधु महाराज के पास जाता है। साधु महाराज, इस कमंडल की अब कोई जरूरत नहीं है। इस कमंडल की वजह से तो पूरे आमरस की बाढ़ भी आ गई थी। मुझे तो बस थोड़ा सा आमरस चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इस कमंडल के आमरस से फिर से कोई परेशानी हो। तो तुम क्या चाहते हो ये बताओ। साधु महाराज, मैं आपको ये कमंडल वापस करना चाहता हूं। आप इस आमरस के कमंडल को वापस ले लो, जिससे आगे कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ये कमंडल तो मैं वापस ले लेता हूं, पर हां, जब भी तुम्हें आमरस पीने का मन हो तो तुम मेरे पास आ जाना। मैं इस कमंडल से तुम्हें भरपूर मात्रा में आमरस पिला दूंगा। जी महाराज।
जब मेरा आमरस पीने का मन होगा तब मैं आपके पास ही आ जाऊंगा, परंतु इस कमंडल से आमरस नहीं लूंगा, क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है। एक ना एक दिन अधिकतर चीज होने की वजह से हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। लालच बहुत बुरी चीज होती है। लालच में आकर ही अनिल और प्रकाश ने ये कमंडल चुराया, जिससे मुसीबत खड़ी हो गई। साधु को प्रणाम करके सोनू वहां से चला जाता है और फिर अपने कबाड़ बेचने का काम शुरू कर देता है। अब उसको किसी भी चीज को खाने का मन होता है तो वह साधु महाराज के पास चला जाता था। वह अपनी शक्तियों से उसको वही चीज दे दिया करते थे, परंतु वो कभी भी लालच नहीं किया करता था, क्योंकि उसने लालच का परिणाम भुगत लिया था। वही अनिल और प्रकाश को भी सबक मिल जाता है। वह अब किसी गरीब को परेशान नहीं करते हैं और कभी लालच नहीं करते हैं। नरेश के गन्ने के खेत थे। वो गन्ने उगाकर व्यापारियों को बेचा करता था। अरे नरेश भाई, इस बार गन्ने के बाजार में मांग ही नहीं है, इसलिए दाम गिर गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हर नाके पर गन्ने के जूस बिक रहे हैं। आप हर बार यही बोलते हैं कि गन्नों का बाजार में मांग ही नहीं है। अब मैं झूठ थोड़ी ना बोलता हूँ भाई। इस बार गन्ने 10 रुपए के दाम से बिक रहे हैं। क्या? बस 10 रुपए? हाँ, अगर आपको ये दाम जम रहा है तो सौदा करते हैं, वरना आपकी मर्जी। नरेश ने कुछ देर सोचा। अगर गन्ना नहीं बिका तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वैसे भी घर का राशन लाना है, राधा के कॉलेज की फीस भरनी है। 10 रुपए तो 10 रुपए, कम से कम कुछ पैसे तो आएंगे। ठीक है, मंजूर है। नरेश ने व्यापारी से सौदा कर लिया। उससे जो पैसे मिले वो लेकर वो अपने घर के लिए निकल गया। ये लो प्रभा, इस बार की फसल के पैसे। बस इतने ही? हाँ, इस बार भी व्यापारी ने दाम घटा दिया। काश मैं अपने गन्ने खुद जाकर बेच सकता। हर जगह गन्ने के जूस कितने महंगे दामों पर बिकते हैं। तो पापा, आप भी गन्ने का जूस बेचिए ना, हम भी ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। हाँ, वैसे सुझाव तो बुरा नहीं है, पर गन्ने की जूस की मशीन खरीदने के लिए पैसे भी लगेंगे। वो कहाँ से लाऊंगा? ये है ना, इसमें से थोड़े का मैं राशन ले आऊंगी। राधा की 3 महीने की फीस भर देंगे। बाकी जो बचेंगे उसमें आप गन्ने के जूस की मशीन खरीद लेना। ये भी ठीक है। नरेश और उसका परिवार उत्सुक था, क्योंकि पहली बार वो लोग आमदनी बढ़ाने का सोच रहे थे। बचे हुए पैसों से नरेश और प्रभा ने गन्ने के जूस की मशीन खरीद ली। सर, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको गन्ने की सप्लायर का भी नंबर दे सकता हूँ। नहीं भाई, मेरा तो खुद का गन्ने का खेत है, इसीलिए तो मैं गन्ने के जूस की मशीन डाल रहा हूँ। तो फिर बढ़िया है सर। नरेश और प्रभा बहुत खुश थे। मशीन खरीदकर दोनों घर पहुँचे। वाह पापा, ये तो जबरदस्त है। अब मशीन तो खरीद ली, पर हम गन्ने का जूस बेचेंगे कहाँ? बाजार में ही सबसे ज्यादा गर्दी होती है। हमारे गन्ने का जूस वहाँ बहुत बिकेगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है। ठीक है, तो मैं बाजार में किसी दुकान वाले से बात करके आता हूँ। ठीक है पापा। नरेश अपने घर से बाजार के लिए निकल गया। बाजार में वो अपने पहचान के दुकान वाले के पास गया। अरे भाई नरेश, कितने दिन हो गए तुमसे मिले? हाँ भाई, खेत के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। वो तो है। अच्छा भाई रमन, मुझे गन्ने के जूस का ठेला खोलना है बाजार में ही। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? नेकी और पूछ पूछ, यही खोल लो ना, मेरी दुकान के बाहर। इसी बहाने हम अक्सर बातचीत भी करते रहेंगे। ये भी सही है। तुमने तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी दोस्त। वैसे भी दोस्त, हम तो बचपन के दोस्त हैं।
अगर मैं तेरे काम नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? धन्यवाद दोस्त, मैं कल से ही यहाँ गन्ने का जूस का ठेला लगाऊंगा। हाँ हाँ। नरेश बहुत खुश था। एक के बाद एक सब कुछ सही हो रहा था। उसे यकीन था कि उसका गन्ने के जूस का ठेला उसकी आमदनी बढ़ाएगा। नरेश अपनी ही सोच में डूबा था। वो रास्ते से चल रहा था। अचानक एक ट्रक ने नरेश को ठोकर मार दी और नरेश ने वही दम तोड़ दिया। नरेश के घर में मातम मच गया। जो परिवार हर्ष और उल्लास से भरा था, अब वो गमों में डूब गया। उनके घर का करता धरता ही नहीं रहा। अब राधा और प्रभा का क्या होगा? वक्त बीता और माँ बेटी ने अपने आप को संभाला। हमें जीने के लिए काम तो करना ही होगा। मैं कल से ही खेत जाकर गन्ने उगाऊंगी। माँ, मैं भी आपकी मदद करूंगी। ठीक है, अब से हम दोनों मिलकर घर का भी सारा काम करेंगे और खेत का भी। अगले दिन माँ बेटी खेत में काम करने लगे। दोनों ने मिलकर गन्ने काटे। माँ, हमने गन्ने काट तो दिए, पर इस बार भी व्यापारी हमारे गन्ने कम दाम में खरीदेगा। और हम कर भी क्या सकते हैं? माँ, क्यों ना हम गन्ने की जूस की दुकान शुरू करें? पर हम दोनों अकेले कैसे कर पाएंगे? अगर तेरे पापा होते तो सब कुछ ठीक से हो जाता। माँ, पापा की इच्छा थी कि वो गन्ने की जूस की दुकान खोले। कम से कम हम कोशिश तो कर सकते हैं। वैसे भी इस बार हमारी फसल अच्छी हुई है। ठीक है। दोनों माँ बेटी बाजार गए। अरे भाभी। रमन भैया। बहुत बुरा हुआ। उस दिन नरेश मेरे पास ही आया था गन्ने के जूस का ठेला लगाने की बात करने, और लौटते वक्त उसके साथ वो हादसा हो गया। होनी को कौन टाल सकता है भैया? काका, पापा की इच्छा थी कि हम गन्ने की जूस की दुकान खोले। उन्होंने मशीन भी खरीद रखी थी और अब हम उनकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छे विचार हैं बेटी। तुम चाहो तो मेरी दुकान के बाहर अपने जूस का ठेला लगा सकती हो। धन्यवाद काका। धन्यवाद कैसा बेटी, तू मेरी भी तो बेटी है। कई दिनों बाद आज राधा और प्रभा के चेहरे पे मुस्कान आई। अगले ही दिन राधा और प्रभा ने गन्ने के जूस का ठेला खोल दिया। गर्मी का मौसम था, इसलिए उनके जूस की दुकान पर कई ग्राहक आ रहे थे। राधा सभी ग्राहकों को ताजा ताजा गन्ने का रस दे रही थी। बेटा, इतना ताजा गन्ने का रस मैंने कई बरसों से नहीं पिया। बहुत ही स्वादिष्ट है। धन्यवाद काका। ये रस हमारे ही खेतों के ताजे गन्नों का है। वाह, अब तो मैं हमेशा यहाँ आऊंगा ताजे गन्ने का रस पीने। जी जरूर। राधा और प्रभा का ताजा गन्ने का रस ग्राहकों को बहुत अच्छा लगने लगा। दोनों माँ बेटी गन्ने का जूस बेचकर अच्छे पैसे कमा रहे थे। राधा सुबह खेत जाती, वहाँ का काम खत्म करती, फिर कॉलेज जाया करती थी और कॉलेज से लौटकर गन्ने का जूस बेचने में अपनी माँ की सहायता करती थी। दोनों माँ बेटी कड़ी मेहनत कर रही थी और उनकी मेहनत रंग भी ला रही थी। वो दोनों अच्छे पैसे कमा रहे थे। एक साल बाद राधा और प्रभा ने बाजार में एक दुकान खरीद ली और अब वो अपनी दुकान में गन्ने का जूस बेचा करती थी। काश ये सब देखने के लिए तेरे पापा जिंदा होते। हाँ, पर अच्छी बात ये है माँ कि आखिर उनकी इच्छा पूरी हुई और हमें किसी का मोहताज होना नहीं पड़ा। प्रभा और राधा के गन्ने के जूस के बिजनेस ने उनकी जिंदगी संवार दी।